आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली के महिपाल पुल से मिल रही है बड़ी खबर। महिपालपुर में जहां पर धमाके की खबर है, धमाके की आवाज सुनाई गई है। इस धमाके की आवाज के बाद आसपास के लोग में अफरा तफरी भी देखी गई, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो ये मालूम हुआ कि डीटीसी बस का टायर यहां पर फटा है, जिसमें तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है। दरअसल दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद देश भर में लोग थोड़ा दहशत में हैं। ये सोच रहे हैं कि कहीं आसपास ब्लास्ट ना हो जाए। ऐसे में आज सुबह 9:18 की ये खबर है, जब फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। एक महिला ने कॉल करके बताया कि यहाँ धमाके की आवाज सुनी गई है। दरअसल ये डीटीसी बस का टायर था, क्योंकि टायर जब फटता है तो जोरदार आवाज आती है और आसपास लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर भी कोई ब्लास्ट हो गया है, कोई बड़ा धमाका हो गया है। तो दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर क्लैरिफाई किया है, ये बताया है कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक डीटीसी बस का टायर फटा है, किसी तरह का कोई धमाका या कोई आतंकी गतिविधि ये नहीं है। दिल्ली में लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों को कनेक्टेड ये पूरा ब्लास्ट कर रहा है, यानी कि जो आतंकी हैं, जो संदिग्ध हैं, जो इसमें इन्वॉल्व रहे, वो अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं या उन्हें ढूंढा जा रहा है या कुछ की गिरफ्तारियां हो गई हैं। इन सब के बीच ही आज सुबह सुबह दिल्ली के महिपालपुर में जब धमाके की आवाज लोगों ने सुनी तो डर गए। फिर तुरंत पुलिस को, फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। जांच में ये सामने आया कि ये डीटीसी बस का टायर फटा है, जिसे लोगों ने धमाका समझ लिया, यानी कि ब्लास्ट समझ लिया। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सहयोगी अली शरर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अली, शायद दिल्ली में जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद लोग इतनी दहशत में हैं कि यहाँ पर बस का टायर फटा तो लोगों ने समझ लिया कि ब्लास्ट हो गया है। देखिए, बिल्कुल रचना, आज दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को तीसरा दिन है। यानी कि 10 तारीख को ये ब्लास्ट हुआ था और आज 13 तारीख है। लेकिन आज सुबह 9:18 पे एक सूचना दी जाती है कि महिपालपुर में एक धमाके की आवाज आई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का जायजा लिया और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पहुंच गई। जिसके बाद देखा गया कि डीटीसी की एक बस थी, जिसका टायर हवा ज्यादा भरने की वजह से फट गया। हालांकि यही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आवाज सिर्फ टायर फटने की थी। इसलिए जो जमा लोग थे उन्हें वापस घर भेजा गया और डीटीसी बस को सड़क से किनारे हटा करके एक तरफ किया गया। जिसके बाद एक साफ मैसेज दिया गया है कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, एक टायर फटने की आवाज थी। रचना, बड़ी बात यह है, दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद से दिल्ली नहीं पूरा देश दहशत में है। हाँ। तो जिस तरह से धमाके की आवाज भी दूर तक सुनाई गई थी, वैसे ही क्योंकि बड़ा टायर होता है किसी बस का, और जब फटा है तो उसकी आवाज दूर तक गई थी, जिसके हाँ। कारण लोग डर गए थे। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा अली। हालांकि ये पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये बस के टायर में हुआ ब्लास्ट है, यानी कि बस का टायर फट गया, लोगों को लगा कि ब्लास्ट हुआ है, तो इसमें किसी तरह से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया अली आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के महिपालपुर में एक धमाके की आवाज सुनी गई। लोगों ने पुलिस को, फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। जांच में पाया गया डीटीसी बस का टायर फटा है। ये किसी तरीके का आतंकी गतिविधि या धमाका नहीं है। लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच लगातार जारी है।
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक साल में दूसरी बार आतंकी हमले ने देश भर को हिला कर रख दिया है। पहलगाम में हमले के बाद आतंकियों ने लाल किले को निशाना बनाया। ब्लास्ट को केंद्र सरकार ने आतंकी घटना माना है। सरकार का कहना है कि यह घटना जघन्य अपराध है। सरकार ने कहा कि आतंकियों ने दिल्ली में ब्लास्ट किया। पीएम मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी साफ कर दिया कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं भारत के इस कदम से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। होने वाला है। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सताने लगा है। दिल्ली में हुए तेज धमाके के पीछे जिस आतंकी मॉड्यूल का हाथ है, उसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि आतंकियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा रही। मीटिंग में कार ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन का रोड मैप तैयार किया गया। मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने बड़े एक्शन के संकेत भी दे दिए थे, वही संकेत जिसे लेकर अब पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। सीसीएस और कैबिनेट मीटिंग के बाद साफ तौर पर जघन्य आतंकवादी कृत्य करार दिया गया और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हमला करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं की पहचान कर जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने के निर्देश जारी किए हैं। बदले का प्लान। सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला माना। आतंक के हर स्वरूप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। दिल्ली ब्लास्ट जघन्य आतंकी हमला। साजिशकर्ताओं और उनके स्पॉन्सर्स की पहचान की जाएगी। आज कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये अच्छे से पता है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। इसका सबूत प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में 3 बार हुई सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दे चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने इसी तरह की चेतावनी पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती से भी दी थी और उसके बाद दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और फिर उसके रक्षा ठिकानों को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देखा। दिल्ली धमाके के बाद देश में गुस्सा है और पाकिस्तान में दहशत। दिल्ली से लगभग 850 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद को इस आतंकी धमाके की गूंज डरा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर की आंखों से एक बार फिर से नींद गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि वो गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे और बदला लेकर रहेंगे।
दिल्ली के लाल किला से उठे धुएं ने अब पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों तक तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। अब दुनिया की निगाहें भारत के अगले कदम पर हैं। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की गूंज सुनाई देगी? जवाब जल्द ही आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, हुसैन जावेद जी मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से सीधा जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद ये जो जांच चल रही है, बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं हिमांशी सिंह जी। लेकिन हैरानी इस बात की कि यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर्स को इस बार निशाना बनाया गया, यानी कि उन्हें बरगलाया गया और उनके जरिए ये ब्लास्ट करवाया गया। ये तो सिर्फ एक ब्लास्ट था, देश में 20 जगहों को दहलाने की साजिश थी। जिस बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है उसे देखकर समझा जा सकता है क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और कितनी आसानी से अब यहाँ रहने वाले पढ़े लिखे लोग इस तरह आतंकी संगठनों के बहकावे में आ जा रहे हैं। रीजन क्या है? देखिए, आतंक का चेहरा बदल गया है। प्रॉक्सी वॉर सिर्फ उनको पता है कि हम सरहद पे इनसे नहीं जीत सकते हैं, तो प्रॉक्सी वॉर के तहत वो जीतना चाहते हैं। और एक ये ज़ेहानी तौर पे देखिए, मेंटालिटी के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये पूरा खेल जो है मानसिकता का है। ये एक पूरा नेटवर्क अगर आप देखेंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, मौलवी इरफान का नाम इसमें आ रहा है जो इनको ब्रेन वॉश कर रहे थे। और सबसे ज्यादा जो दुखद बात है कि ये सारे लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। देखिए, जिसको भी पकड़ा गया है सारे हिंदुस्तानी लोग हैं। इनको क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि ये इंटेलिजेंट हैं, ये शार्प हैं, इनके ऊपर आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर आपको केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी तरह की चीजें बनानी है तो जो पढ़ा लिखा एक समझदार व्यक्ति है वो शायद आसानी से ये काम कर पाएगा। उसके अलावा डॉक्टरों पे और महिलाओं पे कोई शक नहीं करता। अगर आप एक एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप सिलेंडर्स भेज रहे हैं, तो ये कई बार आप इन चीजों को ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, अगर आपको कोई केमिकल की आवश्यकता है आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं उस चीज को। और यही इस पूरे नेटवर्क में देखने को मिला है। देखिए, अभी इस पूरे टेरर नेटवर्क की मैपिंग होगी और मैपिंग में जिस तरीके से अब लगातार कड़ियां जुड़ रही हैं, पता चल रहा है कहीं 3000 किलो मिल रहा है, कहीं 300 किलो मिल रहा है, AK-47 पकड़ी जा रही हैं। तो इसमें सबसे जो देखने वाली बात है कि इन्होंने एक ही प्रोफेशन के लोगों को चुना है, क्योंकि उनको शायद ये समझ में आ गया था कि डॉक्टर जैसा ज़हीन शहीन प्रोफेशन, जिनका रिस्पेक्ट होता है, उन पर कोई शक नहीं करेगा एकदम। और जिस तरीके से महिला पकड़ी गई है, जो इन पूरे मॉड्यूल की एक तरीके से मास्टरमाइंड बताई जा रही है, तो ये तो आप देखिए, आप महिला समझ के वैसे ही माफ कर देते हैं। शायद उसका जो एक्स हस्बैंड है हिमांशी जी, उसका जो एक्स हस्बैंड है वो ये कह रहा है कि उसे बुर्का पसंद नहीं था। वो कहती थी चलो कहीं बाहर सेटल हो जाते हैं, विदेश चलते हैं। दोनों पति पत्नी जो थे वो डॉक्टर थे, बच्चे हो गए थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, शादी भी टूटी। आज वो बुर्के में रहती थी, एकदम कट्टरपंथी सोच के साथ में वो जी रही थी। और सोचिए ना कि देश में ब्लास्ट के साथ जैसे उमर मोहम्मद खुद को उड़ा दिया उसने, ऐसे शायद आने वाले टाइम में ये शाहीन खुद को भी उड़ा लेती। और ऐसे डॉक्टर्स की पूरी जमात है। अब देश भर में जो मांग हो रही है कि इस हमले का बदला लिया जाए, इस घटना का बदला लिया जाए। बदला हम उन आतंकी संगठनों से लें जो इसमें सीधे तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, या उनसे लें जो हमारे ही देश में छिपकर बैठे हुए देश के गद्दार हैं? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है ना, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। पहली बार जब हमने पहलगाम में देखा था तो वहां हमें पता था कि आतंकवादी सीमा पार से आए, लोगों को उनके धर्म के हिसाब से चुन चुन के मारा और चले गए। लेकिन इस बार हमें अपने घर के अंदर की दीमक से लड़ना है। लेकिन इस दीमक को किसने हथियार मुहैया कराए, किसने इनकी फंडिंग की, कहां से इनका ब्रेन वॉश हुआ? क्योंकि देखिए, कनेक्शन तुर्की से भी मिले हैं इनके। इन्होंने बाहर जाके जैश के लोगों से मीटिंग की है, तो उस तरह के तार निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन जब पूरे नेटवर्क को एक के बाद एक, इतना बड़ा नेटवर्क है, कितने स्टेट्स में ये पकड़ा गया है, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, कश्मीर का पुलवामा, हर जगह तो फैले हुए हैं। तो अगर इनका मकड़ जाल पूरे देश में फैला हुआ है तो पहले तो हमें ये पकड़ना है कि कहां कहां इनके नेटवर्क और इनके हेडक्वार्टर्स स्टैब्लिश है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक कार जो मिसिंग बताई जा रही है जिसमें असला है अभी भी इस समय, वो कहां है? तो इस समय हमें इनको पकड़ के
और इनके नेटवर्क को ब्रेक करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि किसी और चीज की, क्योंकि खतरा अब अंदर से आ रहा है और खतरा बहुत बड़ा है। देखिए, वो सरकार निर्णय लेगी कि किस तरीके का एक्शन लेना है, किस पे एक्शन लेना है, लेकिन एक आम नागरिक होने के कारण मैं एक चीज कह सकती हूँ कि हमें अपने आसपास सजगता के साथ में चौकन्ना रहने की जरूरत है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर हमें नोटिस में आ रही है, जिसको शायद हमने नजरअंदाज कर दिया कि ये बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं या एक महिला है, या किसी और प्रोफेशन में है, तो अब उन चीजों को गहनता से जांच पड़ताल की जरूरत है। रचना जी, देखिए, खतरा हमारे भीतर का है, खतरा बाहर का हम बाद में निपटेंगे, लेकिन देश के अंदर जिस तरह का इन्होंने उन्माद भड़काने की कोशिश की है, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए हैं, उस चीज को पहले तोड़ने की जरूरत है। और सुरक्षा एजेंसियां बिना खाना खाए, बिना नींद के लगातार कहां दबिश दे रही हैं, कितनी उनके, आप सोचिए कि किस प्रेशर के अंदर वो काम कर रही हैं। उन चीजों को पहले समझने की जरूरत है। इनसे तो हम निपट ही लेंगे। रचना जी, बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बाहर की जो ताकतें हैं, बाहर जो आतंकी संगठन हैं, उनसे तो निपटा ही जाएगा, लेकिन पहले अपने देश के अंदर ये जो दीमक बढ़ रही है उससे निपटना होगा। हुसैन जावेद जी, जैश ए मोहम्मद से सीधे सीधे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या मुझे ये भी बताने की जरूरत है कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना कहाँ है? रचना जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। ये मेरा उनके साथ पहला शो है, फर्स्ट उनके साथ इंटरेक्शन है, और मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने बहुत ही सेंसिबली बात की है। और उनकी जो बातें, मैं उसी को लेके चलूंगा कि इस दफा फर्क क्या है। आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं, एक्सपीरियंस्ड है, उनकी ऑब्जर्वेशन है, और वो सामने दिखाई भी दे रही है कि ये जो भी एक थ्रेट आया है, सबसे पहले तो जी जो दिल्ली के अंदर हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूँ। अगर इस तरह के हमले होंगे, अवाम पर होंगे, तो हम भी उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि भाई सबसे पहले देखिए कि ये हमारे अंदर का खतरा है। उन्होंने इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स के नाम लिए। अब चूंकि इंडिया के मैप का हमें भी आइडिया, तो जो उन्होंने बताया कि इंडिया के चारों तरफ शायद ये जो नया नेटवर्क सामने आया है वो सरगर्म हो चुका है, और इसको देखने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई इस पे तज्जिया हो नहीं सकता। और अभी डॉट्स मिल रहे हैं, अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि इनकी मैपिंग भी हो रही है, डॉट्स मिल रहे हैं, और सबसे बढ़ के इंडियंस ही इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और जो एक बात है, वो ये एक ट्रेंड सामने आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि अब जो आतंकवादी होगा बिल्कुल अनपढ़ होगा या बच्चा होगा, आप उसको एक जैकेट दे देंगे और वो जाके फट जाएगा। अब तो मतलब ये बहुत ही ऑर्गेनाइज अंदाज से हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है 9/11 में, जब बाकायदा जहाज उड़ा के उन्होंने ट्विन टावर को उड़ा दिया था। तो ये एक ट्रेंड है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस पे सबको काम करने की जरूरत है। कम से कम मैं इस पे मतलब इंडिया के साथ हूँ, और मैं ये भी कहूंगा कि मैं ऐसे तमाम जितने भी इस तरह की घटनाएं होती हैं इनको कंडेम करता हूँ। बाकी वही बात जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई, और जो आजकल मैं इंडियन मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि भाई अभी जांच चल रही है। जब इसके डॉट्स कनेक्ट होंगे, एक पिक्चर सामने आएगी, और जब कोई इल्जाम सामने आएगा, अभी तक जो मुझे लगा है, जो मैंने इस पे स्टडी भी किया है, मैम को भी सुना है, अभी तो आपका फोकस जो जा रहा है वो तुर्की के ऊपर जा रहा है। उसके सबूत आपके पास होंगे, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि आई थिंक सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। बट जैसा अभी हिमांशी जी ने भी कहा, और जो अभी का अपडेट भी है, तुर्की में जैश ए मोहम्मद के लोगों से ये मुलाकात हुई है, मतलब वहां से कनेक्शन इसका है जैश ए मोहम्मद से। बिल्कुल, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि इस बारे में एक अगर कंप्रिहेंसिव किस्म की प्रेस टॉक जो है वो इंडियन हुकूमत की जानिब से आ जाए, तो फिर और जो ज्यादा चीजें वो सामने आएंगी। और हम तो खुद चाहते हैं, देखिए जी, आप दिल्ली में हैं, हम इस्लामाबाद में, और क्या इत्तेफाक है कि आप भी एक तरह की एक ट्रेजेडी को वहां पर फेस कर रहे हैं, एक खौफ का माहौल, और इस्लामाबाद के हालात भी ऐसे ही हैं। अगला सवाल मैं यही करने वाली थी हुसैन जावेद जी, मतलब आतंक से तो कभी किसी का भला हुआ नहीं। भले ही आपके यहाँ के मंत्री कह लें कि भाई 3 दशक से हम गंदा काम कर रहे हैं, हमने आतंकियों को पाला है, अलग अलग वजह उन्होंने गिनवा दी, लेकिन देखिए ना, आतंक अगर हमारे लिए खतरा है तो आपके लिए तो और बड़ा खतरा है, क्योंकि आपकी जमीन पर यह सब कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद में भी तो धमाका हुआ, वहां भी तो लोगों की जान गई। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। आतंकवाद से किसी का भला नहीं होता है, और मैं ये भी मानता हूँ कि चाहे उसमें आप हमारा भी माजी देख लें, और इसमें आपको दुनिया के कई मुल्कों की मिसाल मिलेगी जहाँ जो स्टेट्स होती हैं उनसे मिस कैलकुलेशन होती है। जब हम एक खास फैक्टर को एसेट समझ लेते हैं और बाद में वो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाता है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो हुआ वो आपको पता है, और हमारी जो पहले इस तरह की पॉलिसीज थी वो सही नहीं रही हैं। अब हमारे यहाँ वो जागृति आ गई है। इसी तरह इंडिया में भी हमने देखा है कि
80s के अंदर जो आपका पंजाब है वहां पे अकाली दल को दबाने के लिए भिंडरावाला को ऊपर किया गया, लेकिन वो भी बाद में एक जो हुआ वो आपके सामने ही है। तो गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं माजी में, और ये होता है वर्ल्ड में, लेकिन असल चीज है कि हम कैसे इनसे बाहर निकलते हैं। माना और की गलती हो गई, हुसैन जावेद जी, माना की गलती हो गई, लेकिन आप सोचिए ना, अगर मसूद अजहर जैसे आतंकी आका वहां छिपकर बैठे रहे, अगर जैश ए मोहम्मद लगातार लोगों को अपने साथ में जोड़ता रहे, सिर्फ अपने ही मुल्क में नहीं बल्कि यहाँ सीमा पार, यहाँ हमारे देश में भी वो इस तरह से पूरी ब्रिगेड खड़ी कर दे, जिसमें हैरानी इस बात की है कि एक महिला डॉक्टर भी है जिनको लेकर अभी हम बात कर रहे थे, ये अपने पांव पसारना, ये क्या बिना किसी शय के जैश ए मोहम्मद कर रहा होगा, मसूद अजहर कर रहा होगा? पूरा तो संरक्षण है ना पाकिस्तान सरकार का, सेना का। नहीं, मैं आपको सही बताऊं, मैं तो वही कह रहा हूं कि मैं तो इंडिया की एक कम्प्रिहेंसिव प्रेस टॉक का इंतजार कर रहा हूं ताकि अभी जो जांच आपके चल रही वो सामने आ जाए, और फिर जब एक हतमी चीज हमारे सामने होगी ना, उस पर फिर हमारा बात करना आसान होगा। अभी बात तो हो सकती है लेकिन वो अंदाजों की बात होगी, और चूंकि आप लोगों ने खुद ही इस बात का इशारा दी कि फिलहाल आपका जो निशाना है या आपको जो लग रहा है वो आपको इसमें तुर्की का हाथ लग रहा है, वो उसकी वजूहात अगेन आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन जब तक एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टेटमेंट सामने नहीं आएगी तो आई थिंक अभी कुछ कहना जो होगा दैट वुड बी प्रीमैच्योर। ठीक है, चूंकि ब्लास्ट से जुड़े बहुत से बड़े खुलासे हो रहे हैं, अभी तो ये ऐसा टाइम है कि एक एक डेवलपमेंट सामने आता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है हिमांशी जी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि देश हमारा बड़ा है, 145 करोड़ देशवासियों के बीच में जाकर ये छानना, ये ढूंढना कि कहाँ कौन देश का गद्दार है, कौन देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये कड़ियाँ जम्मू कश्मीर से शुरू हुई, गुजरात होते हुए हरियाणा, यूपी, फिर अब अलग अलग राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं। ये बड़ा मुश्किल हो रहा है ढूंढना, क्योंकि व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और यही तो साजिश रही जैश की, जिसमें कामयाब होता हुआ काफी हद तक नजर आया। वो तो पकड़े गए, वरना न जाने कहां कहां धमाके हो गए होते। रचना जी, हमें तवज्जो और दाद देनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की। देखिए, जो प्रशासन होता है ना, किसी भी देश का प्रशासन होता है, वो चाहे तो इतना ज्यादा शिकंजा कस सकता है कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, लेकिन जब इतने ज्यादा लोग हैं, हमारे यहाँ जिस तरह की पॉपुलेशन है, दिल्ली को अगर आप देख लीजिए तो कितना डेंस है, अगर वहां हाई राइज बिल्डिंग्स है तो उनके साथ में झुकी झोपड़ियां भी हैं, और हर बंदे की तफ्तीश करना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली अगर एक धर्म विशेष या एक संप्रदाय विशेष को अगर आप छानबीन करते हैं तो लोग इसको कम्युनल रंग दे देते हैं, जो हमारे देश में एक मैं कहूंगी डिसएडवांटेज है। लेकिन अब अगर इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, देखिए इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी लोग नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये तफ्तीश चल रही है, और तफ्तीश के बाद में क्या तथ्य सामने आते, कितने लोग होंगे जो इनको घर के लिए एजेंट दिया है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इनकी मदद की है, ये जाल जब निकलेगा ना, देखिए पर्दे जब खुलेंगी तो बहुत भयावह होंगी। अभी तो हम इसको सतही तौर पे देख रहे हैं क्योंकि जो मीडिया हमें दिखा रहा है हम सिर्फ उसका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत सारी बातें हैं जो सामने नहीं रखी जाती है, इट इज नेवर 100% कि आपको वो एक क्लियर क्रिस्टल करके चीजें देते हैं, उनके ऊपर भी कुछ इस तरह की चीजें होती है कि कुछ चीजें पब्लिक की जा सकती है और कुछ चीजें पब्लिक नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी जब कोई हुकूमत बयान देती है तो एक जिम्मेदाराना बयान होता है, क्योंकि उसको सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, उसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा, और दिल्ली ब्लास्ट पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। तो इस तरह की चीजों पे एक जिम्मेदारी हमारी तरफ भी बनती है, एक जिम्मेदारी मीडिया की तरफ भी बनती है, और एक जिम्मेदारी सरकार की तरफ भी बनती है कि हम सबको साथ में काम करना है। अब जो परतें खुल के सामने आ रही हैं, देखिए इतना बड़ा जखीरा, 3000 किलो विस्फोटक, राइसिन का मिलना, AK-47 का मिलना, ये ऐसे ही नहीं आ गया होगा। हम कह रहे हैं कि हाँ, राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास एक ड्रोन से ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद गुजरात में छुपाया गया। भाई अगर बॉर्डर पार इस तरह का जखीरा आया है, आपके सीसीटीवी क्या कर रहे थे, आपके वहां पे इतनी एजेंसीज लगी हुई वो क्या कर रही थी? हर गांव में एक मुखबिर आपका होता है, 100% आपके जितने बॉर्डर एरियाज हैं उसमें आपके मुखबिर होते हैं। तो ये सब चैनल कौन कहां सोता हुआ पकड़ा गया, इनको भी तफ्तीश करके जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी बहुत जरूरी है। रचना जी, अब इस समय हमें ये देखना है कि जो पकड़े गए वो तो ठीक है, जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उन्होंने गलती की और पकड़े गए, लेकिन जो अभी भी अंडरग्राउंड स्लीपर सेल्स हैं, जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, उनको पकड़ने की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज की है, वो कितने
तरीके से अपना काम कर रही हैं। और अगर देखिए एक भी कड़ी मिस होती है ना इसमें, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट चेन, वीकेस्ट लिंक। अगर एक कड़ी भी अगर होती है तो हम दूसरा दिल्ली कहीं और देखेंगे। तो इस समय संवेदना के साथ हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत है। रचना जी, अभी जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ना हिमांशी सिंह जी, चूंकि अभी तक की पूछताछ में ये बाकी जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने माना कि हाँ हम आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, ब्लास्ट का हमारा प्लान था। ये जो विस्फोटक इकट्ठा हुआ ये करीब 2 साल में इकट्ठा हुआ और बड़े हमले की प्लानिंग थी। ये तो पकड़े गए। उधर आनंद फानन में उमर मोहम्मद दिल्ली में लाल किले के पास लेकर गाड़ी चला गया और वहां उसने हड़बड़ी में ब्लास्ट कर दिया, वरना सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि लोगों में अब डर और दहशत ऐसा कि वो अपने आसपास शक की निगाह से देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब यहाँ दिल्ली में महिपालपुर में बस में टायर फटने की घटना सामने आई, लोगों को लगा एक और ब्लास्ट हो गया है। काश कि इससे पहले भी इतने सजग होते। दिल्ली देश की राजधानी जिसके ठीक बगल फरीदाबाद में ये पूरा आतंकी नेटवर्क खड़ा हो रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है और ज्यादा तफ्तीश गहराई से करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हिमांशी सिंह जी, हुसैन जावेद जी साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा।